नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेएम योगा। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो महिलाओं के रोग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसे हार्मोनल इम्बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस सामान्य अर्थों में तो सिर्फ ये समझा जाए कि कुछ हार्मोन्स जो उचित तरीके से शरीर में नहीं बह रहे हैं, उन्हीं हार्मोन्स के प्रारूप का अध्ययन है। परंतु वास्तविकता इससे थोड़ी इतर है। सिर्फ हार्मोन्स का श्रावण हार्मोन्स या रक्त के द्वारा या अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा प्रतिपादित नहीं होता है। हॉर्मोन्स पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपके डे टू डे लाइफ, आपके खान पान, आपके रहन सहन और आपकी जीवन शैली पे आधारित चीज है। आप किन व्यक्तियों के साथ मिलते हैं, किस तरीके का व्यवहार है और क्या आपकी विचारशीलता में दिन प्रतिदिन बन रहा है, ये भी हॉर्मोन्स का चयन करता है और हॉर्मोन्स की उत्तेजनशीलता या उसकी उपापचय की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। सामान्य अर्थों में यदि मैं आपसे ये बताऊं कि आप प्रतिदिन जो भी करते हैं वो आपके जीवन में यानी कि आध्यात्मिकताओं के दृष्टिकोण से तो थोड़ा बहुत इसका लाभ है, नुकसान है, लेकिन आपके आदि भौतिक शरीर पे इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप नकारात्मक विचारों से प्रेरित हैं या नकारात्मक खान पीन से प्रेरित हैं, वो भी आपके जीवन का एक मूलभूत आयाम निर्धारित करता है। आज हम लोग जिस हॉर्मोन्स के विषय में बात करने वाले हैं वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक इतना महत्वपूर्ण हॉर्मोन्स है महिलाओं के अंदर, जो ये तय कराता है कि आप बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी हैं या नहीं। अर्थात यदि मैं इसको और शॉर्ट करूं तो आप ये समझ लीजिए कि जो अंडों का निर्माण हो रहा है, यानी जो एग्स का निर्माण होता है, उसमें एस्ट्रोजन का अत्यधिक योगदान है। फर्टिलाइजेशन के लिए यानी कि जाइगोट बनने के लिए, यानी कि स्पर्म यानी कि वीर्य के साथ में मुलाकात हो एग्स की, ये या आप ये कह सकते हैं ओवम की, वो पूरी प्रोसेस भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। आज के समय में जब जमाना पीसीओडी का हो चला है, तो ऐसी कंडीशन में ये और भी महत्वपूर्ण हार्मोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके दिन प्रतिदिन लाइफ से संबंधित हार्मोन्स है। शारीरिक विकास हो, स्तनों का विकास हो, दुग्ध का उत्पादन हो, या और भी बहुत सारी विषय वस्तु है जिसमें एस्ट्रोजन का अत्यधिक योगदान है। हालांकि लैक्टोजन या लैक्टीन, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो 3 मेजर प्रकार होते हैं एस्ट्रोजन के, E1 E2 E3। आइए थोड़ा विचार करते हैं कि कैसे योग इस एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आज का जो विषय है, बेसिकली मैंने ये विषय लिया ही इसीलिए है क्योंकि ये मेरे को यूट्यूब पे नहीं दिखा। अनायास ही मुझे मेरी एक छात्रा ने मेरे से पूछा कि सर एस्ट्रोजन को बढ़ाने का क्या योग हो सकता है, तो मैंने कहा यूट्यूब पे सर्च कर लो। फिर उसका यही जवाब था कि सर यूट्यूब पे तो ऐसा कोई विशेष नॉलेज है नहीं। रात्रि के लगभग 1:30 बजने को आ गए हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस वीडियो की बहुत महत्ता है, बहुत आवश्यकता है इस वीडियो की। आइए मैं आपके समक्ष एक स्लाइड बनाया हूँ, इसको मैं शेयर करता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। मैं यदि ये शेयर नहीं भी करता तो भी मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ या बिना पढ़े भी, लेकिन ये आपको देखना बड़ा जरूरी है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स मुख्य रूप से महिलाओं में प्रजनन यानी कि बच्चे के जन्म देने की पूरी जो प्रोसेस होती है उसके लिए, एवं यौन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक विकास भी जिसमें शामिल है। इसे महिला सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। एस्ट्रोजन शब्द जो भी है, इसके जितने भी रासायनिक रूप हैं, वो सामान्य रूप से कुछ हार्मोन्स का संचालन करते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया कि 3 महत्वपूर्ण प्रकार है। पहला है एस्ट्रोन, दूसरा है एस्ट्रियोल और तीसरा है एस्ट्राडियोल। ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण हैं और सबकी मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट है।
सामान्य तौर पे ये भी देखा जाता है कि स्टेरॉल जो प्रोटीन होती है, जिसका एक अंतराल, एक अन्य रूप कहा जाए, कोलेस्ट्रॉल भी जिसे कहा जाता है, उसका भी बहुत योगदान है इसके निर्माण में, क्योंकि इसकी बॉडी निर्माण जो होती है इस हार्मोन्स की, वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के द्वारा उपजित है, मानी जाती है। ये जितनी भी चीजें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन सबका साक्ष्य मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो योग के जो छात्र हैं वो प्रतिदिन डे बाय डे प्रकाशित करते रहते हैं, और रिसर्च पेपर से बेहतरीन कोई चीज नहीं है जिसके आधार पे किसी भी वीडियो को बनाया जा सके। मैं आपको बता रहा था कि एस्ट्रोजन जो है बेसिकली ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये मेटाबॉलिज्म हद तक लिवर में हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन के मेटाबॉलिक रेट्स की बात की जाए तो, यानी एस्ट्रोजन के कार्य प्रारूप का निर्धारण किया जाए तो एस्ट्रोजन का कुछ हद तक उत्पादन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल क्या है? एड्रिनल भी एक ग्रंथि है। ग्रंथि कहाँ है? किडनी के दोनों किडनीज के ऊपर उसकी टोपी के समान रखी हुई संरचना है, जिसे हम एड्रिनल बोलते हैं। तो एड्रिनल का कॉर्टेक्स और मेड्यूला दो हिस्सा होता है। एड्रिनल यानी किडनी में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कॉर्टेक्स मेड्यूला दो संरचनाएं होती हैं, लेकिन ठीक इसी प्रकार किडनी के ऊपर रखे हुए एड्रिनल जो ग्रंथि है उसमें भी है। एड्रिनल से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें फाइट एंड फ्लाइट का हार्मोन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अब नेक्स्ट कैटेगरी में देखा जाए कि इसका उत्पादन और कहाँ होता है, तो कुछ मात्रा तो वहां हो गई, कुछ टेस्टिस में होती है जो पुरुषों के साथ में है, और कुछ जो है वो प्लेसेंटा में। ये प्लेसेंटा वाला ही कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोजन सिर्फ महिला हार्मोन्स है, पुरुषों के लिए भी जरूरी है, लेकिन बहुत मात्रा नहीं होती है। लेकिन जिन पुरुषों के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, फिर वो उनके अंदर महिलाओं जैसे गुण आने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोजन की प्रधानता पुरुष और महिलाओं दोनों में होने वाले हार्मोन असंतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, क्योंकि एस्ट्रोजन सबसे तेजी से, अगर देखा जाए कि कौन सा हार्मोन बहुत तीव्रता से असंयमित होता है, तो कहीं ना कहीं वो सेक्स हार्मोन्स ही होते हैं। थायराइड हो गया, या आप अन्य हार्मोन्स को देख लीजिए, पैराथायराइड के बहुत सारे हार्मोन्स है, पैराथायरॉक्सिन वगैरह, ये उतने असंतुलित जल्दबाजी में, मतलब बहुत तीव्रता से नहीं होते, परंतु यदि आपकी जीवन शैली थोड़ी भी प्रभावित हुई तो कहीं ना कहीं आपका ये पूरा प्रक्रम, ये हार्मोन्स, ये प्रभावित होगा, और ये प्रभावित होगा, लिहाजा पीसीओडी की शुरुआत मान ली जाती है। एस्ट्रोजन असंतुलन जो है वो महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत से रजोनिवृत्ति, यानी कि जब मासिक धर्म समाप्त हो रहा हो तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में उतार चढ़ाव की जो प्रक्रिया होती है, इसी के कारण से प्रजनन के उपरांत बच्चे के जन्म देने की पूरी जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। आजकल क्या है, 35 से 40 साल की उम्र में ही प्री मेनोपॉज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा है। जब स्ट्रेस ज्यादा होगा तो सामान्य सी बात है, मैंने बताया आपको कि जैसा मस्तिष्क आपका सोचेगा वो हार्मोन्स के ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आज का जमाना कंप्यूटर युग है, दुनिया कंप्यूटर पे प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक 10-10 12-12 घंटे बैठी रहती है, और फिर तनाव है बहुत सारा, खान पान उस तरीके का नहीं है, और भी बहुत सारे कारण है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है। तो जो भी ये जीवन शैली का कार्यक्रम है, ये महिलाओं में प्री मेनोपॉज की कंडीशन क्रिएट कर देता है। आजकल बड़ा कॉमन है, 35 साल की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस कंडीशन से गुजर जा रही है। यानी कि प्री मेनोपॉज क्या होता है? प्री मेनोपॉज का मतलब ये हो गया कि रक्तस्राव का बंद हो जाना, रक्तस्राव का टेम्पररी बंद हो जाना, या परमानेंट बंद हो जाना, या फिर फ्लक्चुएट करना, एक बार आना, फिर 2-2 3-3 महीने तक नहीं आना, फिर नहीं आना, इसको भी प्री मेनोपॉज कंडीशन मानी जाती है। अब इसका क्या है, इसमें इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इस विषय पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। देखिए, इसके पहले हम लोग जाने कि आखिर इसे ठीक कैसे करें, या योग का क्या इम्पैक्ट है। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स के क्या प्रकार हैं। हिंदी में अगर हमें जानना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महत्वपूर्ण प्रकार हैं, E1, E2 एंड E3, एस्ट्रोन, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल।
जब आप अपने डॉक्टर को बोलेंगे कि इसका इसका परीक्षण करे, तो आपको वो परीक्षण करके बता भी देगा कि क्या कंडीशन है आपके शरीर में। आप चाहेंगे तो इसका एक फॉर्मूला है, एक बड़े अच्छे वैज्ञानिक है, उन्होंने इसका फॉर्मूला दिया है और आप उस फॉर्मूले के माध्यम से इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं कि ये उचित कंडीशन में है कि नहीं। अब एस्ट्रोन को समझते हैं। एस्ट्रोन एस्ट्रोजन के मुख्य रूप में से एक है। ये रजोनिवृत्ति के दौरान यूज होता है। ये आपके सामान्य तौर पे लिवर और फैटी जो सेल्स होती हैं उसमें बनता है, क्योंकि विषाक्त पदार्थ जिसमें जेनो एस्ट्रोजन जो है वो और भारी धातुएं और अन्य प्रदूषक जो आपके शरीर में जैसे यूरिया इत्यादि है, वो हार्मोन के स्तर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये लिवर में बनने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन मान लिया गया, मतलब महत्वपूर्ण प्रकार मान लिया गया लिवर की फैटी कोशिकाओं के द्वारा। अब आपको एक बात जो समझ लेनी चाहिए वो ये है कि आप प्रतिदिन जो भोज्य पदार्थ लेते हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत हद तक कीटनाशक का प्रयोग किया गया है। कीटनाशक ऐसा बेकार प्रकरण है आज के भोज्य पदार्थों में जो महिलाओं में एस्ट्रोन की मात्रा को इम्पैक्ट कर ही देता है। हर वो लोग जो बहुत सुंदर सब्जियां खरीद के लाते हैं शहरों में खासकर, उनके साथ में तो ये एस्ट्रोन होना तय है, ये एस्ट्रोन की कंडीशन का बिगड़ना तय है। आपको क्या करना चाहिए, सब्जियों को जब भी आप लेके आए तो प्रॉपर तरीके से उसे धोइए, संभव हो तो उसे गर्म पानी से जरूर धोएं। इससे क्या है कि कीटनाशक जो है वो धुल जाता है ऊपर से। हालांकि छिलके बहुत जरूरी हैं, लेकिन छिलके और बीज के अगर आधार पे देखा जाए तो बीज ज्यादा लाभकारी हो जाएगा छिलके के, आजकल के जो छिलके हैं उसके अनुरूप। कुछ लोगों का ये मानना है कि छिलके सहित पदार्थ यदि खाएं तो ज्यादा, क्योंकि अधिकतर न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो छिलके में ही रहती है। लेकिन आज यदि आप शहरों में हैं तो वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। वास्तविकता ये है कि आपके छिलकों में ही सारा का सारा वो विषाक्त पदार्थ है, भारी तत्व है जो आपके शरीर के साथ हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कोशिश कीजिए कि जैसे पंपकिन सीड्स हो गई या फिर वाटरमेलन सीड्स हो गए, इनको इनको यूज कर लीजिए, बियॉन्ड ऑफ कि आप इसके छिलके पे प्रेफर कीजिए। तो कोशिश ये रहे कि आप अपने लिवर का जितना ध्यान रख सकें, वो एस्ट्रॉन के संतुलन में बड़ा योगदान दे देगा। लिवर का संतुलन कैसे जरूरी है, लिवर एक ऐसा अंग है जिसको हिंदी में जिगर कहा जाता है और आपके शरीर में जिगर एक बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया माताएं कहती हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। जिगर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और जिगर एंटीऑक्सीडेंट्स का सबसे प्रिय दोस्त है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है जो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन या ऑक्सीडेंट्स के प्रारूप का निरूपण करने वाले पदार्थों के साथ में मिलके या उसके विरुक्त भाव का निरूपण करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लहसुन खाते हैं, बड़ा बेहतरीन माना जाएगा। आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, वो बहुत अच्छा माना जाएगा। आप यदि गन्ने का जूस पीते हैं वो भी बहुत अच्छा है। पपीता लेते हैं, देखिए पपीता वैसे तो महिलाओं को मना किया जाता है सामान्यतया खाने से, लेकिन यदि आप पपीते का पत्ता लेते हैं, लिवर से संबंधित परेशानी है, तो आप उसके लिए पपीते के साथ जा सकते हैं। प्रतिदिन ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिट्रिक एसिड या फॉलिक एसिड से संबंधित खाद्य पदार्थ भी लिवर का महत्वपूर्ण भाग है। फॉलिक एसिड से संबंधित पदार्थ जितने ये होल ग्रेन्स होते हैं ना, संपूर्ण अनाज जिसको पूर्ण अनाज बोला जाता है, या मोटा अनाज भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कोशिश कीजिए प्रोटीनियस पदार्थ भी लेते रहें और जितना हो स्प्राउट्स बेस्ट ऑप्शन है, स्प्राउट्स भी लिया जा सकता है। तो ये एस्ट्रोन के कंडीशन को नियंत्रित करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। अब एस्ट्राडियोल के विषय में जानते हैं, जिसे E2 भी कहा जाता है। ये मैक्सिमम जो है वो आपके अंडाशय में, यानी बतौर महिला आपके अंडाशय में बनता है। हाँ, ये आपके शरीर की ऊर्जा, नींद, खुशी, सेक्स और स्वास्थ्य, जिसमें बालों और हड्डियों का स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्यतया एस्ट्राडियोल
का यदि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताऊं कि ये कैसे प्रेरित हो रहा है या परेशान हो रहा है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि बालों का टूटना, हड्डियों में दर्द बने रहना, जॉइंट्स में पेन रहना, यानी कम उम्र में जब आप 30 वर्ष के भी नहीं हुए हैं तो भी यदि आपका अत्यधिक बाल टूट रहा है, बतौर महिला मैं आपको ये बात बता दूं, ये सारी चीजें महिलाओं के ऊपर लागू होने वाली कंडीशन में आपके समक्ष बता रहा हूं। हड्डियों में पेन बने रहना, लगातार कट-कट की आवाज़ आना, और हड्डियों में ताकत नहीं होना, शरीर का बार-बार थक जाना, लेथार्जिक महसूस करना, और पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कह सकते हैं या सिम्पटम्स कह सकते हैं, वो भी ये भी बड़ा ज़रूरी है। पीएमडीडी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उस समय आपको यानी कि मासिक धर्म आने के पूर्ववत होने वाले लक्षणों की अभिवृद्धि में कमी, ऐसा नहीं है कि आपको जैसे पीरियड्स आने से पहले क्रैम्प्स आना और मूड स्विंग होना, दैट इज गुड, लेकिन यदि नहीं हो रहा है तब ठीक बात नहीं है। थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए। पीएमएस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हार्मोन्स से संबंधित है, और हार्मोन्स जब चलता है तो अपने गुणों का निर्धारण करते हुए चलता है। हर जगह ये पता चलता रहेगा कि हार्मोन्स अब पहुंच चुका है। एस्ट्रोडियोल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी है कि यदि ये बहुत ज़्यादा हो जाए शरीर में, तो स्तन कैंसर, जो कि बहुत कॉमन है आजकल पूरे विश्व में, स्तन कैंसर की मात्रा बहुत बड़ी है, वो होने की संभावना बढ़ जाती है। ये वृद्धि उत्तेजक हार्मोन्स माना जाता है। इसी हार्मोन्स की उपस्थिति के कारण 12 वर्ष की लड़कियां बहुत जल्दी 13, 14, 15, 16 की लगने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि एस्ट्राडियल हार्मोन्स शरीर में आवश्यकता अनुरूप निकल रहा है और वो धीरे-धीरे अपनी तीव्रता को बढ़ा देता है। लिहाजा महिलाओं की ग्रोथ पुरुषों की ग्रोथ की अपेक्षा तीव्र देखी गई है। यानी सेम एज ग्रुप के 2 बच्चे यदि हैं, एक महिला और एक पुरुष, तो बच्चे की का जो डेवलपमेंट जो होगा, जो लड़के का डेवलपमेंट होगा, वो महिलाओं के डेवलपमेंट की अपेक्षा कम होगा। लेकिन कालांतर में लड़के का डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है, उसकी साइकिल ज़्यादा है, लंबी साइकिल है, यानी कि बहुत तीव्रता से वो बढ़ता चला जाएगा कालांतर में। कालांतर यानी 20 साल के बाद। लेकिन 13 से 20 की जो अवस्था होती है, वो महिलाओं के डेवलपमेंट का प्रॉपर समय होता है। लिहाजा एस्ट्रोडियल को कंट्रोल करना और उसकी मात्रा सुनियोजित बनी रहे, इसका बहुत बड़ा योगदान आपके मस्तिष्क से भी है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एफएसएच, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट योर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, ये सब महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके एस्ट्रोडियल के लिए। अंत में E3 यानी कि एस्ट्रियोल जिसे बोला जाता है, एस्ट्रियोल भी लोग कहते हैं, ये बेसिकली आपके स्तन कोशिकाओं में मेमोरी ग्लैंड्स के आसपास और लिवर में बनता है। ये मुख्य तौर पे गर्भावस्था के दौरान, यानी कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है उस दौरान प्लेसेंटा के द्वारा निर्मित किया जाता है। ये माना जाता है कि ये पता लगाने के भी काम आ जाता है, एस्ट्रो या पता लगाने के भी काम आता है कि कौन सी कोशिकाएं एस्ट्रोजन के लिए काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। यह एस्ट्रोजन का अत्यधिक सुरक्षात्मक रूप है, जो कोशिकाओं के वृद्धि कारकों इत्यादि पे कमी लाता है, उसे धीरे धीरे समाप्त भी करता है। और इसकी कोशिश ये रहती है कि एस्ट्राडियल के गलत इम्पैक्ट को कंट्रोल करे। तो एस्ट्रियोल बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब सामान्य तौर पे क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो एस्ट्रियोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये बहुत जरूरी हार्मोन है जो आपके शरीर में रहना चाहिए। अप्रोक्स 90%, 7% एस्ट्रियोल एस्ट्रोडियल और 3% एस्ट्रॉन, ये 3 हार्मोन अपने क्रम के अनुसार आपके शरीर में स्थित रहे। अब जानते हैं कि एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है एस्ट्रोजन। महिलाओं के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी व्यापक अभिवृद्धि। क्यों? क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स की व्यापक अभिवृद्धि के बिना बच्चे का जन्म संभावित नहीं है। लिहाजा एस्ट्रोजन ही वो महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जिसके कारण ये संपूर्ण प्रक्रिया संभावित हो पाती है। इसके बाद है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, यानी कि जिसमें इच्छा होना, कामेच्छा होना, और फिर बच्चे के जन्म देने संबंधित पीड़ा को सहन कर सकने की क्षमता होना, ये सारा सेकेंडरी कैरेक्टर माना जाता है। और इसे
महत्वपूर्ण माना जाता है एस्ट्रोजन के फंक्शन पे। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में ये भी है कि अपने से विभेदी लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ना। ऐसा नहीं है कि सेम लिंगों के प्रति, यानी कि महिलाओं का प्रेम महिलाओं से संभावित, ये नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोजन का ये फंक्शन है कि वो इसमें द्वैधी भाव क्रिएट करे। थर्ड कंडीशन जो है वो कैल्शियम होम्योस्टेसिस से है। कैल्शियम होम्योस्टेसिस देखिए बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हड्डियां जो है ना, आयुर्वेद के एक सिद्धांत को मैं आपको बताता हूँ। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जिसमें सप्त धातुओं का सिद्धांत आता है। सप्त धातुओं का सिद्धांत, जिसमें वीर्य सातवीं धातु के तौर पे कैलकुलेट की जाती है। ये वीर्य सिर्फ पुरुषों से संबंधित नहीं, महिलाओं से संबंधित भी है। जैसे सात धातुओं में रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा इत्यादि करते हुए वीर्य तक बात पहुंचती है। तो ये सातवीं धातु है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं सेक्स से संबंधित तमाम विषय वस्तुओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जितना प्रयोग है उसमें हड्डियों का अपना योगदान है, क्योंकि रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, फिर जाके वीर्य है। तो रस, रक्त, अस्थि, थर्ड कंडीशन में अस्थि आ जाती है। लिहाजा कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स का भी बहुत है। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस के विषय में भी मैं कुछ बताता हूँ। मेनोपॉज जब हो जाता है, यानी कि जब पीरियड्स आना समाप्त हो जाता है, तो हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और बहुत हद तक महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डी से संबंधित एक ऐसा रोग जिसमें हड्डियां कट कट करती हैं और इजीली टूट जाती हैं। कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, उस पूरी प्रोसेस को पीओ बोला जाता है, पीएमओ, पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। फिर मैं आपको बता रहा था कि प्लाज्मा प्रोटीन्स भी उपयोग में आता है जब एस्ट्रोजन का कार्य पूरी तरीके से ठीक, यानी कि संतुलित चल रहा है, तो जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लोबुलिन्स, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो ये सब हार्मोन्स का नाम है। इसमें आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि ये क्या चीज है। थायराइड का भी सेक्स हार्मोन, बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये सब हार्मोन्स का हिस्सा है। इसको बहुत आपको आवश्यकता नहीं है जानने की। अब जानते हैं क्या महत्व है एस्ट्रोजन हार्मोन्स का। देखिए एस्ट्रोजन का, जैसा मैंने आपको बताया, फंक्शन या महत्व वो यही है। जननांगों की जितनी भी विकासशीलता है वो इसी पे निर्भर करती है। मासिक चक्र शुरू हो, यानी हर 28 से 30 दिनों में उसका एक चक्र, एक साइकिल बना रहे, वो शुरू रहे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और हड्डियों की सुरक्षा, हृदय, त्वचा इत्यादि की सुरक्षा, ये भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये समझते हैं कि आखिर एस्ट्रोजन की भूमिका क्या है जब हम एस्ट्रोजन को देख रहे होते हैं, एस्ट्रोजन का अध्ययन कर रहे हैं। तो मान लीजिए पीरियड्स का प्रथम दिन है, तो उस दिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो बहुत बहुत कम होगा शरीर में, क्योंकि उस दिन उसका कोई कार्य नहीं है। अभी उसका कार्य मैं बताता हूँ। 5वें दिन से एस्ट्रोजन अपना कार्य करना शुरू कर देता है और एक फॉलिकल के अंदर अंडे का निर्माण होता है, एक एग बनता है। फॉलिकल एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब है जिसके जहाँ पे अंडे का निर्माण हो रहा है, जो कि आपने पीसीओडी की संरचना में देखा होगा बहुत सारा, जो जिसको गर्भाशय के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन के बढ़े हुए स्तर का उत्पादन करता है। धीरे धीरे एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है। पीरियड्स के ठीक 14वें 15वें दिन, यानी कि मानिए 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक की पीरियड रही, तो फिर लगभग 17 या 18 तारीख को, 17 या 18 यानी 14वें दिन ओव्यूल्यूशन होता है। यही महत्वपूर्ण दिन होता है जिस दिन गर्भ धारण किया जाता है। यानी कि यदि उस दिन पेंट्रेशंस होती है और उस दिन स्पर्म आता है, तो फिर फॉलिकल जो है, जो कि अंडा कालांतर में वहां से निकलता है और फिर वहां पे फर्टिलाइज होता है। यदि नहीं हुआ तो मानिए अगर उस दिन में पेंट्रेशंस नहीं होती है, कंसीव नहीं किया जाता है उस दिन, तो फिर क्या होगा, तो आवरण अंडे के आसपास का हटेगा, फैलोपियन ट्यूब से रिलीज होगा और उसके बाद धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि होगी। लेकिन यदि निषेचित नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, गर्भाशय की जो निम्न सामान्य परत है वो हट जाएगी और अंडा
आउट हो जाएगा और ये प्रोसेस अगेन सेकेंड मंथ की पीरियड्स के लिए उत्तरदायी हो जाती है। लिहाजा अगली पीरियड शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये परत रिलीज होती है, फिर वो परत बनती है अगेन, फिर पीरियड्स का दिन आता है, फिर धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन सबसे कम होगा। लेकिन बाकी के यानी ओवल्यूशन के बाद से लेके और पीरियड के डे तक, मतलब साइकिल जैसे चंद्रमा की साइकिल बढ़ रही है ना और घट रही है, ठीक वैसा क्रम है इसका। यानी 14 से लेके 15, 16, 17 दिन तक, 14वें दिन मात्रा इसकी ज्यादा होती है, 15वें, 16वें, 17वें दिन थोड़ी कम, उसका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, 28वें दिन तक बहुत कम होती है, लिहाजा फिर पीरियड्स का क्रम शुरू होता है। अब एस्ट्रोजन लेवल टेस्ट कैसे किया जाता है, तो ये अगर आप अपने डॉक्टर को बोलेंगे कि वो आपकी रिपोर्ट, या अपने पैथोलॉजिस्ट को बोलेंगे आपकी रिपोर्ट वो टेस्ट करके देगा, तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यानी कि E3 जो है वो E1 और E2 के जोड़ के भाग से हमेशा 1 पॉइंट से कम या 1 पॉइंट के आसपास होना चाहिए। 1.5 पॉइंट जो है वो सबसे बेटर माना जाता है, 1.5 से अधिक। यदि मान लीजिए एस्ट्रोजन का ये टोटल भागफल अगर हम निकालते हैं, 1 से कम है तो कैंसर होने की संभावना हो जाएगी, और 1 से अधिक है तो ठीक है, और 1.5 से अधिक है दैट इज मच बेटर। यानी E3 ज्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। E3 जो हॉर्मोन्स है, E3 का होना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि E1 और E2 का टोटल योग भी E3 के बराबर ना हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। इसके बाद अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये ज़्यादा हो गया, तो क्या क्या होगा? आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि गर्भ निरोधक दवाओं का त्याग कर दें। जितना संभव हो सके गर्भ निरोधक दवाएँ जो हैं वो मत लीजिए। अन्य माध्यमों से अपने गर्भ धारण या ना धारण करने की व्यवस्था को सेटल कीजिए। लेकिन योग शास्त्रों का अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें तो दवाओं का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का केमिकल आपके शरीर के लिए बहुत उचित नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप केमिकल से जितनी दूरी बना लें उतना बेटर है, क्योंकि हर केमिकल का साइड इफेक्ट तो ज़रूर होता है। इसके बाद एफएसएच हार्मोन्स भी बड़ा ज़रूरी है, जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि ही आपके ऐसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी है। लिहाजा आपके थॉट प्रोसेस का, आपके मेडिटेटिव होने का यानी कि ध्यानात्मक होने का बहुत उचित समय ये है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जितना हो सके उतना ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। क्यों? क्योंकि उचित विचार ही उचित श्रृंखला का उन्नयन करता है। प्रसन्नता बहुत ज़रूरी है। किसी भी महिला के जीवन में प्रसन्नता का अपना योगदान है, और ये प्रसन्नता आपको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं मिलने वाली है। अपेक्षाएँ हर व्यक्ति के कष्ट का कारण बनती हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिए। जब आप अपेक्षाओं से दूर हो जाएँगे, उस ही समय आप अपने आप स्थापित कर पाएँगे, बतौर शिक्षक या बतौर उचित महिला या बतौर योग का छात्र बनने का। कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके उचित खाद्य पदार्थ लें। जैसा मैंने आपको बताया E1, E2, E3 के विषय में, वही सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं कि कैसे हार्मोन स्तर को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, या क्या है ना? क्या लक्षण है यदि कम है हार्मोन्स, तो इन सारे विषयों की तरफ। एस्ट्रोजन हार्मोन्स यदि कम है तो उसके कुछ लक्षण हैं, जिसको वेजाइनल लुब्रिकेशंस होती है वो सामान्यतः कम हो जाती है, या ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है वेजाइनल्स में। क्यों? क्योंकि विदाउट लुब्रिकेशंस के पेनिट्रेशन का की संभावना है लगभग शून्य मानी जाती है। लिहाजा जब यदि ड्राइनेस ज्यादा हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी थॉट प्रोसेस और आपका खान पान दोनों प्रभावी हो रहा है। सामान्यतया यूटीआई जो होती है यानी कि यूरिनल ट्रैक में इन्फेक्शन, यूरिनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक जो है उसमें इन्फेक्ट होने की संभावनाएं भी सामान्यतया बढ़ जाती हैं। अनयूजुअल मेंस्ट्रुएशंस जो है वो साइकिल का चेंज हो जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है एस्ट्रोजन के परिवर्तन में या कम होने में। मूड स्विंग होना यानी कि लगातार कभी गुस्सा होना, झगड़ा होना, और ये सारी चीजें भी इसी के तहत आती है। हॉट फ्लैशेस यानी कि बहुत सारा शरीर में, जैसे आप देखते होंगे, एक चीज और बताता हूँ, आप देखते होंगे चेहरे पे बहुत सारी पिंपल्स आ जाती हैं साइड्स में, बगलों में जो है वो, यहाँ पे जैसे जांघें हो गई वो उसमें, या हाथ में इधर बहुत रैशेस बना रहता है, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्तन की असहजता भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी हार्डनेस बनी रहेगी सामान्य तौर पे।
अगर ऊपरी हिस्से को देखा जाए, जो कि जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स एकत्रित हो रही हैं, तो उस हिस्से पे हार्डनेस का बना रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण, ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण मान लीजिए आप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण में से एक है। सामान्यतया जो महिलाएं हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं, वो इसी आधार पे इसका जस्टिफिकेशन करती हैं। डिप्रेशन और एकाग्रता में कमी और थकान, ये भी इसका महत्वपूर्ण लक्षण माना जा सकता है। अब इसको इसको कैसे ठीक किया जाए और क्या कारण है? जब आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, तो डेफ़िनेटली ये प्रभावी होगा। कोशिश कीजिए कि यदि आप योग करते हैं, तो आपका सारा जीवन इसमें ठीक होना तय है। बाकी अन्य दवाओं पे कोशिश कीजिए कि बचें, जितना हो सके किडनी को संतुलित रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और मैं आपको बात बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले तो वो केमिकल्स जो आप अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ये कहीं थोड़ा बहुत इसका इम्पैक्ट रक्त के ऊपर भी पड़ता है। बहुत कम है लेकिन पड़ता ज़रूर है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह आप ना लगाएँ। बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, लेकिन कीटनाशक वाली सब्जियाँ ना खाएँ। यानी जिस सब्जी पे बहुत कीटनाशक का प्रयोग हुआ हो, यदि आपको ऐसा लगता है ये शुद्ध नहीं है, तो उसको धोइए और उसको व्यापक तरीके से धोइए। यानी कि गर्म पानी से, ठंडे पानी से 1-2 बार, 3 बार धोइए। हले से बिल्कुल मत कीजिए। जितना हो सके नट्स खाने की कोशिश कीजिए। नट्स यानी कि जिसमें किशमिश हो गई, काजू हो गई, बादाम और इससे संबंधित जितने नट्स हैं। प्लास्टिक की बोतल, कंटेनर्स, है ना? इन सारे चीज़ों में रसायन बहुत ज़्यादा है। आजकल क्या है, लोग चाय पीते हैं, तो प्लास्टिक में चाय मँगा लेते हैं। ये सब बेकार चीज़ है और ये इसका जो माइक्रो लेवल का इम्पैक्ट है, वो शरीर पे देखने को मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना प्राकृतिक जीवन जी सकें, उतना बेटर। कोशिश ये भी रहे कि खाना जिस बर्तन में बन रहा हो, वो बर्तन बड़ा उचित हो। ऐसा ना हो कि जैसे पीतल, एल्यूमीनियम इस तरीके का जो पदार्थ है, तांबे में लोग बनाने लगते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तांबे का पानी ठीक है, लेकिन भोज्य पदार्थ शरीर में निर्माण ना हो। कोशिश कीजिए कि योग प्रतिदिन ज़रूर करें, जितना हो सके। नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी आधी चीज़ें तो नींद से ठीक हो जाती हैं, यानी यदि आप उचित तरीके से शयन कर रहे हैं, वो भी एक बेटर ऑप्शन क्रिएट करता है। अब ये आपको कंफ्यूज कर सकती है स्लाइड, लेकिन आपको सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि यदि आप अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं और लेट प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जा रहे हैं, अपने लाइफ के 30 ईयर से पहले यदि प्रेगनेंसी आप प्लान करते हैं, तो वो आपके लिए उचित है। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा था, ये मेरे पास कुछ उदाहरण है। ये देखिए, मैं एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हुए हूँ कि बहुत सारे अफोंसो और कोजेसा और रोड्रिगेज ने मिलके कुछ रिसर्च किया था, जिसमें योगा इंक्रीज सीरम एस्ट्रोजन लेवल इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, केस रिपोर्ट। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ योगा ऑन बोन मेटाबॉलिज्म इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, हटा योगा प्रैक्टिस डिक्रीज मेनोपॉज सिम्टम्स। ये वो रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर्स हैं जो एस्ट्रोजन को और योग को कोरिलेट करके, कम से कम ऐसे पचासों रिसर्च पेपर्स हैं। 2016, 10, 16, 20, 15 हर वर्ष एक दो रिसर्च पेपर प्रकाशित होता है। बात करते हैं कुछ आसनों की। किन आसनों से एस्ट्रोजन को आप कंट्रोल कर सकते हैं? स्ट्रेचिंग बहुत योगदान देती है। यदि आपने उचित स्ट्रेचिंग करना सीख लिया है, तो यकीन माने आप बहुत हद तक अपने रक्त के पूरे प्रवाह को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी योग शुरू करने से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग, थोड़ा वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो ये उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा है साइड स्ट्रेचिंग्स। जैसे आप यदि खड़े होकर आसनों की शुरुआत करते हैं, तो ये पूरी सीरीज है ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन की। जब आप ताड़ासन करेंगे, यानी कि हाथ को ऊपर स्ट्रेच करके उठाएंगे, ये ताड़ासन, और फिर ये तिर्यक ताड़ासन की सीरीज है। इसमें साइड में भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। दोनों साइडों में व्यापक मात्रा में स्ट्रेचिंग जरूर करें। बटरफ्लाई को तो आप ये मानिए कि रामबाण मान के चलिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक एक प्रक्रिया मानी जाती है बटरफ्लाई, कि आप जितना इसमें अपने आप को कंटिन्यू मूव कर सकें।
हद तक कोशिश कीजिए कि फोरहेड को अपने अंगूठे से ज़रूर टच कर पाएँ आप। जितना टच कर पाएँगे उतना बेटर है। बटरफ्लाई की पूरी सीरीज़ महिलाओं से संबंधित रोगों के लिए बहुत उचित मानी जाती है। थर्ड कंडीशन पे आती है इन्वर्जन का पूरा सिस्टम। इन्वर्जन में जिसमें आप हलासन की कंडीशन में जा सकते हैं, सर्वांगासन की कंडीशन में जा सकते हैं। ये सर्वांगासन की कंडीशन है और ये पर्वतासन की कंडीशन है। सर्वांगासन से ही अगर आप पैरों को उठा के यहाँ पे सर के पास लगाते हैं या सर के पीछे लगा देते हैं तो वो हलासन बन जाता है और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है एस्ट्रोजन से संबंधित। ये मत अब मैं आपको पूरा विज्ञान नहीं बताने जा रहा हूं कि कैसे वो इसको इम्पैक्ट करता है, लेकिन आप ये समझिए कि इन आसनों से एस्ट्रोजन पे बहुत अच्छा प्रभाव मैंने देखा है। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है वो कुछ आसनों से संबंधित जिसमें सेतु बंद आसनों की पूरी सीरीज है। उसके बाद जितना हो सके नौकासन की पूरी सीरीज है। धनुरासन की पूरी सीरीज कर सकते हैं आप। विपरीत नौकासन की कंडीशन है और ये साइड प्लैंक्स जो होते हैं, ये प्लैंक और साइड प्लैंक्स। फिर भुजंगासन की भी पूरी सीरीज और फिर लास्ट में मेडिटेशन एंड प्राणायाम। ये सारी चीजें आपके एस्ट्रोजन की के स्तर को उचित रख सकती हैं। लिहाजा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एक अच्छा और एक सुनियोजित ढंग का प्रक्रम निर्धारित करें, अच्छे भोज्य पदार्थों का निर्णय लें, अच्छे खाद्य पदार्थ, अच्छी सोच और अच्छी नींद और अच्छा व्यायाम। सिर्फ 4 महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं। नहीं, अगर आपने इन चारों चीजों का नहीं अनुसरण किया तो ये जीवन को नकारात्मक तौर पे बदल देगी। नकारात्मक तौर का मतलब ये है कि किसी भी महिला के जीवन का सर्वाधिक अच्छा समय माना जाता है जब वो मातृत्व सुख प्राप्त करती है यानी माता बनती है। यदि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी होगी तो आप ये मान के चलें कि माता बनने की संभावनाएं आपके शरीर में बहुत शून्य हो जाती है। बहुत सारी महिलाओं के अंदर और भी कई सारे गुण और दुर्गुण देखे जाते हैं जिसके कारण वो मातृत्व सुख प्राप्त नहीं कर सकती है। लिहाजा पीसीओडी का तीसरा सेगमेंट भी मैं आपको बनाऊंगा। पहला सेगमेंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि पीसीओडी है क्या और कैसे कार्य करती है। ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आएगा जो पीसीओडी से संबंधित अगले विषय वस्तु को आपके समक्ष साझा करेगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी के समय सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।